जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या होगा। क्या सिविल खराब होगी, क्या आपको जेल होगी, क्या कोई लीगल नोटिस आएगा, क्या घर पुलिस आएगी, या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज का जो वीडियो का टाइटल है ना, सिविल से लेके जेल तक, मतलब सारी चीज़ें मैं लोन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। लोन वीडियो जो है आज का आई गेस थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों ने मुझे मैसेज और अपना क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर A to Z वीडियो बनाओ, प्रॉपर वीडियो बनाओ, जिसके अंदर हमें A to Z चीज़ें पता चल सके कि आखिरकार होता क्या है एट द एंड तक। ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और साथियों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ठीक है, हमसे सलाह लेना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा। ठीक है। ताकि आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लाता रहता हूँ आप लोग देखते रहो। अब आ जाता है मेन टॉपिक पे कि लोन डिफॉल्ट करने पे सबसे पहली चीज़ बैंक या फिर NBFC क्या करती हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपका सिविल खराब होगा। ये चीज़ें रिकवरी वाले भी आपको बोलते हैं, लेकिन रिकवरी वाले ना एक चीज़ छुपाते हैं आप लोगों से। ठीक है। अक्सर ये चीज़ें कही जाती है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कि आपका सिविल ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सिविल खाली डाउन जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है। आपका अगर सिविल इस टाइम पे 800 होगा तो हो सकता है लोन डिफॉल्ट गिरने के बाद वो 300 पे आके गिर जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोई पैन कार्ड ब्लॉक नहीं होता, कोई आधार कार्ड ब्लॉक नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। कई बार लोग ये भी कहता है रिकवरी वाले कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा, आपके बच्चे वगैरह या फिर आपकी फैमिली में से कोई भी है ना मतलब बाहर नहीं जा पाएगा, आप उनके पासपोर्ट नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये फैलाया हुआ डर है जो रिकवरी वालों के द्वारा आप लोगों में फैलाया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है। और कुछ जो रही सही कमी जो है ना, वो आपके आपस के लोग जो होते हैं ना, रिश्तेदार हो गए या फिर आपको कोई फ्रेंड वगैरह हो गया, वो लोग पूरी कर देते हैं। समझ रहे हो, वो लोग भी आपको भड़का देते हैं इसके ऊपर। हाँ, सिविल खराब होता है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिविल ठीक भी आप कर सकते हो लोन सेटलमेंट के बाद। लोन सेटलमेंट के बाद सिविल कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि देखो, जो सिविल का स्टैंडर्ड टाइम है ना चेंज होने का, वो है 3 साल का। अगर आज के टाइम पर आपका सिविल 900 भी क्यों ना हो, 900 से ऊपर तो नहीं हो सकता है ना। अगर आज के टाइम पे आपका सिविल 900 ही क्यों ना हो, अगर आप 3 साल कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं करते हो, 3 साल बाद फिर से वो एज अ नेगेटिव, मतलब प्रॉपरली जो कहता है ना, कोई उसकी रेटिंग नहीं रह जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सिंपल ही है कि स्टैंडर्ड टाइम इसलिए सिलेक्ट करा गया है कि भाई साहब, मान लो आज आप करोड़पति हो, 3 साल बाद, 3 साल तक बीच में कोई घटना घट गई और आप बिल्कुल ही दिवालिया हो गए और आगे बैंक को पता नहीं चल पाया, तो इसी चक्कर में 3 साल का स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन आप 3 साल से पहले भी अपना सिविल ठीक कर सकते हो। एक बार लोन सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा के, मतलब FD वाले जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, या फिर गोल्ड लोन लेके उसकी टाइम टू टाइम पेमेंट करके अपने सिविल को ठीक कर सकते हो। और सेकेंडरी चीज़ ये है, फिर उसके बाद आपको ना, यही जो NBFC आज के टाइम पे आपके पीछे पड़ी होंगे ना, वही आप लोगों को छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 5,000 के, 10,000 के, आप उनको लेके उनकी अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो आपका सिविल फिर से आ जाएगा पूरे के पूरे उस पर। ठीक है। और ऐसा ही मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का भी करवा रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, आप अभी क्या कहते हैं आर्थिक तंगी में हो, तो आपको इतनी जल्दी लोन लेने में नहीं चाहिए। 2-3 साल तो आप भूल जाओ कम से कम। समझ रहे हो मेनली। सेकेंडरी चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट करते ही आपके साथ सिविल बेकार होने के साथ पहली चीज़ क्या होगी? पहली चीज़ ये होगी कि आपको डायलर पे लगा दिया जाएगा। ठीक है। मतलब आपका जो केस है वो सिंपली रिकवरी को असाइन कर दिया जाएगा और रिकवरी एजेंट्स आपको बहुत ज़्यादा कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अगर आप कॉल नहीं उठाओगे तो आपके रेफरेंस पे कॉल करना स्टार्ट कर देंगे या फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे। इसको रोकने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट कर लो। सिंपल अगर कहा जाए तो। ठीक है। आप लोग अपने जो नंबर्स हैं उनको हटा लो। ठीक है। और नए नंबर डाल के अपने फ़ोन में दोबारा से ऐप को इंस्टॉल करके परमिशन दे के उसको बार बार, ऐसे 5 से 10 बार का प्रोसीजर होता है, ये करके अपनी लोकेशन को भी अपडेट कर सकते हो और अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भी अपडेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने, मैंने कम से कम 50,000 नंबरों की लिस्ट बना के रखी हुई है। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेंबर्स वाले सेक्शन में चले जाना, वहाँ 2 वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देख सकते हो आप जाके। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म उसकी बता दी है कि नॉर्मली यही चीज़ करनी होती है। ठीक है। और अब मान लेते हैं कि चलो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोन नहीं जा रहा। ठीक है।
बट रेफरेंस में तो जा रहा होगा या फिर आपको तो कॉल्स आ रहे होंगे। तो इनको रोकने का क्या तरीका है? तो रोकने का सबसे पहला तरीका जो मैं कहता हूँ कि आप सभी को प्रायर नोटिस भेजना कंपलसरी है, ठीक है। प्रायर नोटिस बनवाइए और प्रायर नोटिस भिजवाइए अपने एंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायर नोटिस को बहुत आराम से भेज सकते हो। कई लोग क्या गलती करते हैं कि खुद से ही 2-4 लाइन का एक मेल लिख देते हैं या फिर एक सिंगल लेटर लिख देते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं भी भर नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है भाई, एक प्रॉपरली कम से कम 2 पेजों का लेटर बनवाइए। खुद से बना लीजिए शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको आजकल तो बहुत सारे टूल आ गए जो हेल्प कर देते हैं। उस लेटर को बना के भेजिए ताकि आपकी जो पहली इंटीमेशन है, मतलब जो पहले ही आपने बैंक को बता दिया है कि भाई साहब आपका डिफ़ॉल्ट हो सकता है या फिर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सीधी सी बात है। ओके, अब रहेगा क्या कि आपको कंप्लेंट्स करनी है बहुत सारी, ठीक है। कॉलिंग के लिए आपको बैंक को या फिर एनबीएफसी जिससे भी आपने लोन ले रखा है, ठीक है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग ऐप को मैसेज करने लगता है। जैसा मान लेते हैं उन्होंने लोन ले रखा है किस्त से या फिर क्रेडिट से। अब ये दोनों ऐप जो है ना, ये लोन प्रोवाइड नहीं करते, इनके लेंडर प्रोवाइड करता है, जो भी बैंक लेंडर है। तो आप उसको भी मेल ज़रूर करें, ठीक है, अपने एंड से उसको भी मेल करें, उसको भी प्रायर नोटिस ज़रूर भेजें। अब आ जाते हैं सेकेंडरी चीज़ पे कि भाई साहब कॉल्स को रोकने का तरीका यही है कि आप पहले मेल्स वगैरह करिए, ठीक है। और ट्विटर पे जितने ज़्यादा ट्वीट आप कर सकते हो उतने ज़्यादा ट्वीट करो, बैंक को मेंशन करके, टैग करके। और कई लोग क्या गलती करते हैं, अपना लोन नंबर वगैरह नहीं लिखते, ऐसे ट्वीट डाल देते हैं। भाई ऐसे ट्वीट डालना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ओके, तो आप ये चीज़ें ना करें, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपने जब ये कर दिया है तो अब होम विजिट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में डर रहता है। तो होम विजिट को रोकना और भी ज़्यादा आसान है। आप होम विजिट होने से पहले ही होम विजिट को रोक सकते हो। कैसे कर सकते हैं ऐसे? देखो, आरबीआई ने खुद का एक पोर्टल बना रखा है, आरबीआई सचेत कह सकते हो और फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन कह सकते हो। अलग 2 वेबसाइट है, दोनों में से कोई भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस पे आपको सुविधा लगे आप वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आप उस पर जैसे ही कंप्लेंट वगैरह करोगे, ओके, आप उस पर जिस भी प्रकार से जैसे ही कंप्लेंट्स करोगे, ठीक है, एक इसका वो होता है कि आप पहले बैंक को मेल कर रहे हो, इसी के लिए प्रायर नोटिस यहाँ पर काम कर जाता है कि वो एज अ कंप्लेंट लग जाता है वहाँ पर, ठीक है। आप उसके 1 महीने के बाद आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो और आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद आपकी होम विजिट रुक जाएंगी। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो आरबीआई को मेल करते हैं। मेल नहीं करा जाता भाई आरबीआई को, आरबीआई के पोर्टल पे ही कंप्लेंट करनी है। आरबीआई कोई भी मेल अवेलेबल नहीं करता, समझ रहे हो साथियों। जब आप आरबीआई में कंप्लेंट कर देते हो उसके बाद आपके कॉल्स और आपकी विजिट वगैरह में बहुत ही कमी देखी जाती है और कई बार 100% स्टॉप भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, कई लोग कंप्लेंट करते टाइम पे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट या तो क्लोज हो जाती है या फिर उनका जो आउटकम आने वाला होता है वो नहीं आता है उससे, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों पे जरूर ध्यान दें। ओके, अब आ जाते हैं मेन जो हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जिसको जिसको लेके बहुत ज्यादा डराया जाता है, ठीक है। लीगल नोटिस के माध्यम से लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझ लो, ठीक है, कि जो लीगल नोटिस है ना वो डरने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस रिसीव हो रहा है, सबसे पहले तो उसको चेक करवाएं, ठीक है। और चेक करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी फोन वाले भैया से चेक करवा रहे हो। या तो आप डिटेल वाइज खुद सीख के उसे चेक करो या फिर किसी एक्सपर्ट से जो उसके बारे में जानता है उससे उसको चेक करवाएं, ठीक है। नॉर्मली उसको चेक करने का यही तरीका होता है कि नोटिस जो होते हैं वो 2 ही माध्यम से आपको रिसीव होंगे, ठीक है। पहला माध्यम होगा कि वो बैंक के जो भी बैंक है, एनबीएफसी है, उनके पैनल के जो एडवोकेट होंगे, ठीक है, उनकी फर्म से आपको रिसीव होगा, ठीक है। उनकी फर्म होगी, वहां से आपको रिसीव होगा, ठीक है। जो भी उनका ऑफिस होगा वहाँ एड्रेस होगा, प्योर स्टैंप रहेगी, स्टैंप नहीं होगा तो साइन रहेगा, नाम लिखा रहेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। या फिर आपको सीधे बैंक से भी नोटिस आ सकता है, बैंक का नाम, एड्रेस, सारी चीजें आपकी डिटेल उसमें होती है। बहुत सारे फेक नोटिस आते हैं, जैसे कि कई स्टैम्प पेपर पे फेक नोटिस बना के फोटो भेजी जाती है। ऐसे नोटिस ज्यादातर फेक रहता है जिनमें आपकी या तो डिटेल नहीं होती या फिर सामने वाले बैंक या बाकी चीजों की डिटेल नहीं लिखी होती है। तो वो ज्यादातर 100%, 90% तो फेक होता है, ठीक है। 10% नोटिस का ही रिप्लाई टाइम टू टाइम देना होता है। अब कई लोग इसमें ये बोलेंगे कि सर इतने ज्यादा नोटिस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, नोटिस के खाली आप रिप्लाई करते रहो, फिर आपको कोई खास डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना तो आपको केस होने का डर रहेगा, ना आपको आर्बिट्रेशन के अवार्ड होने का डर रहेगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी ना इसके ऊपर। ओके, एक चीज ये कही जाती है लोगों से कि सर अगर केस हो गया तो फिर हम तो जेल हो जाएगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो के शुरुआत में वैसे तो मुझे बोलना चाहिए था बट एंड में बोल रहा हूँ कि भाई देखो, एक क्लियर कट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ
कि इंडिया में किसी भी पुलिस थाने में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ठीक है। कोई पुलिस वाला आपसे ये नहीं कह सकता कि आप लोन के पैसे भरो, ओके। उनका ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पैसे उसको दिलवाना। ये काम नहीं है उसका, ठीक है। सीधी सी बात है। हाँ, कइयों बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोन आएँगे कि मैं फलाने थाने से ये बात कर रहा हूँ, लोन के पैसे भर दे वरना तेरा केस हो गया है। आपको व्हाट्सएप पर अलग-अलग तरीके की एफआईआर की फेक कॉपीज़ भेजी जाएँगी। कइयों बार एडवोकेट बन के फ़ोन करा जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क एडवोकेट कभी भी आपको फ़ोन नहीं करेगा और पुलिस वाला भी कभी का आपको फ़ोन नहीं करेगा। ये ज़्यादातर रिकवरी एजेंट ही होते हैं, ठीक है? क्योंकि उन लोगों के पास ये राइट ही नहीं है कि वो आपको फ़ोन करके बात करें। अगर एडवोकेट को आपसे बात करनी होगी, तो वो आपको नोटिस इश्यू करेगा, ठीक है? अगर पुलिस 2 ही सिचुएशंस में आपको फ़ोन कर सकती है कि भाई साहब या तो आपका कोई समन आया हो, तो आपको रिसीव करवाना हो, ठीक है? या आपके नाम का कोई वारंट इश्यू हो गया हो, ठीक है? और वारंट से मतलब ये नहीं, वारंट ऐसे ही इश्यू नहीं हो जाता। आपको समन वगैरह रिसीव होगा, आप कोर्ट नहीं जाओगे तब जाके कहीं पर आपको वारंट आपके नाम का इश्यू होता है, पहली बात तो, ठीक है? तो आप पुलिस और एडवोकेट से तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फेक होता है 99%, ठीक है? जो भी बैंक के थ्रू ये बन के बात करते हैं वो फेक होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? अब आ जाते हैं कि भाई साहब अगर केस हो गया तो जेल हो जाएगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? जो कि हमारा वीडियो का टाइटल भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि सिविल से लेके जेल तक। अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो मेन केसेज़ होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है? 3 से चौथा प्रकार का कोई केस नहीं होता। 3 ही प्रकार के केसेज़ हैं, या तो सेक्शन 25 का केस होगा, या तो चेक बाउंस का केस हो सकता है अगर आपने चेक दे रखा है तो, ठीक है? या फिर आपके ऊपर फॉर्जरी का केस कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? अब देखो जिन-जिन का क्रेडिट कार्ड है उन पे सेक्शन 25 और चेक बाउंस का तो केस लग ही नहीं सकता, सीधी-सी बात है नहीं? अब क्रेडिट कार्ड के टाइम पे ये लोग कई बार फॉर्जरी का केस करते हैं, जो 316 और 318 के होता है, जो 420 जिसको कहा जाता है नॉर्मली भाषा में, ठीक है? तो तीनों से ही डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी इसका समन रिसीव हो, ठीक है? लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आपको समन रिसीव हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो। आप नहीं जा पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे तो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप पे इस पे सेम डे बेल ले लोगे तो आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बट आप अपनी जगह पे अपने एडवोकेट को भी वहाँ पर भेज सकते हो, वो आपकी जगह पे डेट वगैरह लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, 3-3, 4-4 महीने में डेट पड़ती रहती है, कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं। एट द एंड वहाँ पर भी सेटलमेंट ही हो जाता है। रही बात जेल जाने की, लोन के केसेस में कोई जेल नहीं जाता, ठीक है? मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा कि भाई साहब ऐसी बात आई है, कइयों बार एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हुआ है कस्टमरों के लिए, ठीक है? मैं किसी को वैसा सजेशन नहीं दूँगा कि आप नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होने दें, लेकिन जिनका हुआ है मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? जिनके नाम पे नॉन बेलेबल वारंट भी इश्यू हुआ है, वो भी गए, उन्होंने सेम डे बेल ली और वहीं पर वो लोग फ्री हो गए। जी हाँ। आगे जो उनकी डेट पड़ती रहेगी, एडवोकेट जाता रहेगा। तो इतना डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इग्नोर कभी ना करें समन को, क्योंकि फिर वारंट इश्यू होता है तो आपको पुलिस को हैंडल करना पड़ेगा। उनको मतलब किसी माध्यम से उनको 1-2 दिन रोकने को बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो माध्यम अलग है, आप लोग समझ जाओ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो सब ना करके आप लोग डेट पे लॉयर को ही भेजते रहेंगे तो वारंट आपका होल्ड में रहेगा, वारंट आपके नाम पे इश्यू नहीं होगा ज़्यादातर टाइम पे, ठीक है? और अगर होगा भी तो बेलेबल हो जाएगा, उसमें आपको थाने से ही बेल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन बेलेबल नहीं होगा, ओके? तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, लोन के केसेस में जेल नहीं होती है, बहुत कम चांसेस है। बीच में क्या हुआ था ना, ये जो राजपाल यादव वाला केस था ना, उसमें लोग ये कहने लगे थे कि राजपाल यादव को जेल हो गई, हम क्या बड़ी बात है, हमें तो बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो राजपाल यादव का केस है ना, वो 15 साल से ऊपर से चल रहा है, झूठ नहीं कह रहा, ठीक है? और उन्होंने किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन नहीं लिया था, उन्होंने अपने ही किसी मित्र उससे लोन लिया था, ठीक है? और उसकी पेमेंट वगैरह वो नहीं कर पा रहे थे, जब चेक बाउंस की बात हुई थी। वहाँ पर सेटलमेंट की भी बात चली थी, बट उन्होंने सेटलमेंट वगैरह भी नहीं करी थी। अब उनका वो पर्सनल मैटर है, उन्होंने क्यों नहीं करी, क्या बात हुआ, क्या नहीं, ठीक है? लेकिन उसको आप बैंक लोन के माध्यम से नहीं जोड़ सकते, सीधी-सी बात है। बैंक जो लोन है या एनबीएफसी का जो लोन है, वो भाई ऐसा कोई लोन नहीं है कि आपको जेल ही करवानी चाहिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री रह सकते हो। हाँ, लेकिन जो-जो प्रक्रियाएँ मैंने बताई हैं, जो-जो दवाइयाँ एक्चुअली में मैंने बताई हैं आप लोगों को, ठीक है? उनको आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है और उन-उन चीज़ों का आप लोगों को निवारण करवाते रहना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों को।